जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है, तभी अचानक एक दिन ऐसा होता है कि एक पूरा का पूरा घर नाश हो जाता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इसके थोड़ी देर बाद जब लोग एक पब में मस्ती कर रहे होते हैं, पार्टी का माहौल होता है, तभी ऊपर आसमान में इन सबको कुछ ऐसा दिखाई देता है जो देखने में ही बहुत ज्यादा भयानक लगता है। धीरे धीरे यही चीज पूरे शहर में होने लगती है। एक एक करके चीजें नाश होने लगती हैं और ऐसी घटनाएं सामने आने लगती हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से साइंटिस्ट्स और सोल्जर्स मिलकर ये फैसला करते हैं कि इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अब बस एक ही रास्ता बचा है। यही सोचकर ये सब एक बेहद खतरनाक और डरावनी गुफा के अंदर जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अंदर देखते हैं, वहां एक ऐसा जीव मौजूद होता है जो दिखने में इंसान जैसा है, लेकिन साइज में पूरे पहाड़ जितना बड़ा है। और यहाँ से आगे जो कुछ भी होता है वो सच में अद्भुत होता है। अगर आप उन सारी हैरान कर देने वाली चीजों को देखना चाहते हैं तो इस मूवी को मेरे साथ आखिर तक जरूर देखना। मूवी के पहले सीन में हमें बताया जाता है कि एक समय पर ट्रोल्स का एक राजा हुआ करता था जिसे पत्थर दिल वाला कहा जाता था। ट्रोल नाम की एक पूरी प्रजाति हुआ करती थी। ये ट्रोल्स देखने में पहाड़ जितने बड़े होते थे। शुरुआत में ट्रोल्स और इंसान एक साथ रहते थे और अपनी जिंदगी जीते थे, लेकिन जैसे ही नॉर्वे देश में सेंट ओलाफ राजा बनता है, वो एक कानून बना देता है कि अब से इस देश में ट्रोल्स नहीं होने चाहिए। इसके बाद जहां कहीं भी ट्रोल्स दिखाई देते हैं, उन्हें जबरदस्ती बाहर खींच कर लाया जाता है और बहुत ही बेरहमी से मारना शुरू कर दिया जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये पूरी कहानी नोरा नाम की एक छोटी बच्ची को उसका पिता सुना रहा होता है। यहीं पर हमें उसकी माँ को भी दिखाया जाता है, लेकिन उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। इसके बाद उसका पिता प्यार से नोरा को लोरी सुनाता है और वो धीरे धीरे सो जाती है। इसके बाद सीन सीधे प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहां जोतुन हेमन नाम की जगह पर एक अकेला सा घर दिखाया जाता है। इस घर के अंदर जहां भी नजर डालो, हर तरफ सिर्फ किताबें और रिसर्च पेपर्स ही पड़े होते हैं। तभी अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है और अंदर आ जाता है। उसी वक्त नोरा पीछे से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त एंड्रियास है। और हाँ, यही नोरा है, वही छोटी बच्ची जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जो अब बड़ी हो चुकी है। लेकिन अब उसके माता पिता दोनों इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वैसे एंड्रियास यहाँ किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से आया होता है। जैसे ही नोरा को ये बात पता चलती है, वो काफी शॉक हो जाती है। इसके बाद जब नोरा को हेलीकॉप्टर में बैठाकर ले जाया जा रहा होता है, तब हमें पता चलता है कि वो एक साइंटिस्ट है। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, ट्रोल्स के बारे में उसने काफी रिसर्च की होती है। इसी वजह से अब उसे अपने साथ लेकर जाया जा रहा होता है। बाद में नोरा को एक रिसर्च सेंटर लाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात प्रोफेसर वैंगल नाम के एक आदमी से होती है। यहाँ पर ये लोग नोरा से कहते हैं कि आपने ट्रोल्स के बारे में बहुत रिसर्च की है, आपको उनसे जुड़ी बहुत सी कहानियां पता हैं और वही कहानियां अब हमारे काम आने वाली हैं। हमारे एक्सपेरिमेंट में हमें आपकी हेल्प चाहिए। ऐसा बोलकर ये लोग उसे अंदर लेकर जाते हैं। अंदर जाते ही नोरा देखती है कि वहां वही ट्रोल्स का राजा मौजूद होता है, जिसके बारे में वो कहानियां पढ़ती आई थी। इसे देखकर नोरा पूरी तरह से शॉक हो जाती है। यहीं पर उसे बताया जाता है कि ये ट्रोल पिछले 100 सालों से इसी जगह पर रखा गया है। इतना ही नहीं, इसके आसपास लगातार कई एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं और इसके सामने यूवी लाइट्स भी लगाई गई होती हैं। दरअसल यूवी लाइट्स का मतलब होता है सूरज की रोशनी जैसा असर, और ट्रोल्स को सूरज की रोशनी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। जैसे ही ये सूरज की रोशनी में आते हैं, ये मर जाते हैं। इसी वजह से इन यूवी लाइट्स को यहाँ रेडी रखा गया है, ताकि अगर जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो इस ट्रोल को वहीं मार दिया जाए। उसी समय वहां मैरिन नाम की एक लेडी आती है। यही वो इंसान होती है जो इस जगह पर चल रहे पूरे एक्सपेरिमेंट की इंचार्ज है। यहाँ एक जरूरी बात सामने आती है कि ये ट्रोल अभी मरा नहीं है, इसके अंदर जान मौजूद है, लेकिन इसे जगाना कैसे है ये किसी को समझ नहीं आ रहा। इसके बाद एंड्रियास अपनी प्रेग्नेंट वाइफ सिग्रिड को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है। यहाँ एक और बात साफ होती है कि नोरा, एंड्रियास और सिग्रिड तीनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। 3 साल पहले इसी तरह के एक ट्रोल केस में इन तीनों ने साथ काम किया था, तभी से ये सब फ्रेंड्स हैं। इसके बाद एंड्रियास नोरा को एक पेपर दिखाता है। मैंने आपको पहले बताया था ना, जब सेंट ओलाफ नॉर्वे देश का राजा बना था, उसने एक कानून बनाया था कि हमारे देश में कोई भी ट्रोल जिंदा नहीं रहना चाहिए। वही कानून इस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि इस पेपर का सिर्फ आधा हिस्सा ही मौजूद होता है। अब यहाँ मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है। प्रोफेसर वैंगल की टीम को गवर्नमेंट ने इस ट्रोल पर रिसर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए जो कुछ भी चाहिए था सब दिया था, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी वो इस ट्रोल के बारे में कुछ खास पता नहीं लगा पाए। इसी वजह से अब गवर्नमेंट इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज करने की बात कर रही होती है। यही कारण है कि अब ये सब मिलकर नोरा को यहाँ लेकर आए हैं, क्योंकि नोरा ने ट्रोल्स के ऊपर ही रिसर्च की है। उसे ट्रोल्स के बारे में काफी कुछ पता है। नोरा भी बोलती है, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी, और वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर बाहर निकल जाती है। लेकिन असल में वो साइलेंट तरीके से लिफ्ट की मदद से ट्रोल के चेहरे के पास पहुंच जाती है, ताकि किसी को पता न चले। नोरा को अच्छे से पता होता है कि ट्रोल्स को क्या पसंद है, इसलिए वो ट्रोल को छूते हुए उसे पसंद
पसंद आने वाला म्यूजिक सुनाती है, इस उम्मीद में कि शायद वो जाग जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। नोरा थोड़ी डिसअपॉइंट होकर वहां से वापस चली जाती है, लेकिन तभी अचानक पूरा इलाका हिलने लगता है, क्योंकि उस म्यूजिक की वजह से ट्रोल किंग को सच में होश आ चुका होता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। प्रोफेसर वैंगल घबराकर बोलता है, अगर ये बाहर निकल गया तो बहुत डेंजरस होगा, जल्दी से यूवी लाइट्स रेडी करो। लेकिन मैरेन को ट्रोल को मारना बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए वो जानबूझकर कॉफी गिरा देती है, जिससे यूवी मशीन खराब हो जाती है। मशीन खराब होते ही यूवी लाइट्स ऑन नहीं हो पाती। अब इस ट्रोल को रोकना नामुमकिन हो जाता है। उसी समय नोरा लिफ्ट के अंदर होती है। ट्रोल खुद को छुड़ाने के चक्कर में लिफ्ट पर जोर से हमला करता है, जिससे लिफ्ट सीधा नीचे गिर जाती है। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि नोरा को कुछ भी नहीं होता। अब ट्रोल लोगों को मारना शुरू कर देता है, इसलिए नोरा और उसकी टीम किसी तरह वहां से निकलकर सेफ जगह पर पहुंच जाती है। लेकिन तब तक ट्रोल्स का राजा उस पूरी जगह को पूरी तरह तबाह कर चुका होता है और वहां से दूसरी जगह की तरफ बढ़ने लगता है। ये सब लोग बस खड़े होकर उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। इनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसके बाद हमें एक जीप आती हुई दिखती है। इस जीप से मिलिट्री का मेजर क्रिस्टोफर बाहर निकलता है। आपको याद होगा 3 साल पहले जब एक ट्रोल ने अटैक किया था, उसी केस में क्रिस्टोफर भी इन्वॉल्व था। मतलब ये सब लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं और फ्रेंड्स हैं। इसके बाद मैरेन और नोरा के बीच बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि मैरेन ने इतने सालों तक ट्रोल किंग पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होते हैं जो नोरा को बिल्कुल पसंद नहीं आते। इसी बीच नॉर्वे देश का प्राइम मिनिस्टर वहां आ जाता है और हुई पूरी घटना पर बात करने लगता है। मैरेन कहती है कि जैसे ही ट्रोल दोबारा मिले उस पर फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू करने चाहिए, इससे इंसानी जाति को बहुत फायदा होगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है जैसे ही ट्रोल मिले सबसे पहले उसे मार दिया जाना चाहिए। इसका कारण भी सामने आता है। 3 साल पहले जब एक ट्रोल ने अटैक किया था, उसी अटैक में प्राइम मिनिस्टर का भाई भी मारा गया था। ये सब सुनकर नोरा बहुत उदास होकर बैठ जाती है। वो सोचने लगती है इंसान इतने क्रूर क्यों होते हैं। ट्रोल्स इस दुनिया में हमसे भी पहले से रह रहे हैं, हम उनके साथ मिलकर क्यों नहीं रह सकते। नोरा को इस बात का भी बहुत पछतावा होता है कि 3 साल पहले जिस ट्रोल ने अटैक किया था उसे भी इन्होंने मार दिया था। अगर अब इस ट्रोल को भी मार दिया गया तो ये सब गलत होगा। इसी वजह से नोरा ये डिसाइड कर लेती है कि इस बार किसी भी हालत में इस ट्रोल को बचाना है। इधर दूसरी तरफ क्रिस्टोफर, जिसे सब क्रेजी क्रिस कहते हैं, अपनी टीम को रेडी कर रहा होता है और तभी नोरा वहां पहुंच जाती है। इसी समय हमें क्रिस का एक क्लोज फ्रेंड अमीर भी दिखाया जाता है। नोरा उससे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मुझे भी साथ लेकर चलो, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। लेकिन अमीर पहले मना कर देता है। फिर नोरा बोलती है, तुम जो कहोगे वही करूंगी, बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए आना चाहती हूँ। इतना सुनते ही अमीर मान जाता है और बोलता है ठीक है चलो। इसके बाद देखते हैं कि क्रिस की टीम ने हेलीकॉप्टर पर यूवी लाइट्स लगा रखी होती हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से साफ साफ ऑर्डर आया होता है कि ट्रोल को मारना ही है। ट्रोल्स को यूवी लाइट से डर लगता है, इसलिए ये सब पहले से रेडी किया गया होता है। यहाँ एक और बात दिखाई जाती है कि जैसे ही क्रिस मैरेन को देखता है उसे पसंद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेग्नेंट सिगरेट को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने पति एंड्रियास को जाने देती है। अब सीन शिफ्ट होता है हंडरफोसन नाम की जगह पर। यहाँ लोग स्केटिंग करते हुए मस्ती कर रहे होते हैं। पास ही एक पब में पार्टी भी चल रही होती है। सब कुछ नॉर्मल चल ही रहा होता है कि तभी अचानक बड़े बड़े कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। लोगों को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये आवाज किस चीज की है। उसी समय ट्रोल किंग उस पब की छत उखाड़कर नीचे झांकता है और लोगों को देखने लगता है। ये देखते ही वहां मौजूद लोग बुरी तरह डर जाते हैं और फिर ट्रोल किंग उन लोगों को पकड़ पकड़ कर खाना शुरू कर देता है। उसी वक्त क्रिस अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंचता है, लेकिन ट्रोल को इंसानों को खाते हुए देखकर किसी को भी यकीन नहीं होता। इसके बाद वो यूवी लाइट्स ऑन करके ट्रोल के पास जाते हैं। जैसे ही यूवी लाइट की रोशनी ट्रोल पर पड़ती है, उसका शरीर जलने लगता है। अब ये लोग चारों तरफ से उस पर यूवी लाइट डालने लगते हैं, लेकिन तभी ट्रोल एक लाइट का खंभा उखाड़कर फेंक देता है जो सीधा अमीर वाले हेलीकॉप्टर पर गिरता है। अमीर और उसकी टीम हेलीकॉप्टर को संभालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर लें वो कामयाब नहीं हो पाते। अब सबको समझ आ जाता है कि इनका बचना नामुमकिन है। ये सब देखकर क्रिस को बहुत गुस्सा आता है। उसी समय उसका खुद का हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है। अब क्रिस का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो उसी जगह ट्रोल को मारने का फैसला कर लेता है। ट्रोल भी इसके लिए रेडी होकर खड़ा हो जाता है, लेकिन क्रिस अपनी समझदारी दिखाते हुए बिना कुछ किए वहां से चुपचाप निकल जाता है। ये बात प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाती है कि ट्रोल को मारा नहीं जा सका। इसके बाद क्रैश वाली जगह पर क्रिस अपने दोस्त को खोने के दुख में पूरी तरह टूट चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ नोरा, एंड्रियास और मैरेन समझ नहीं पा रहे होते कि इस ट्रोल को रोका कैसे जाए। इतना सब होने के बाद भी नोरा ट्रोल को मारने के लिए तैयार नहीं होती। वो बोलती है, इसे रोकना किसके हाथ में है, ये मुझे पता है। और ये कहकर वो सबको एक पहाड़ के अंदर बनी गुफा में ले जाती है कुछ ढूंढने के लिए। इधर दूसरी तरफ एक बुजुर्ग आदमी पहाड़ों के बीच अपने घर से बाहर निकलकर फोन पर बात कर रहा होता है, लेकिन उसी समय ट्रोल
किंग वहां से गुजरता है और उसका घर पूरी तरह नाश करके आगे बढ़ जाता है। अब ये सब गुफा के अंदर जाते हैं। इसी दौरान मैरिन क्रिस के पास आकर उसे समझाने की कोशिश करती है। तब क्रिस बोलता है, अमीर सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, वो मेरे लिए भाई जैसा था। गुफा के अंदर चलते हुए नोरा इस जगह के बारे में बताना शुरू करती है। वो कहती है, जब सेंट ओलाफ राजा था तब उसने ट्रोल किंग के बच्चों को पकड़कर इसी जगह कैद किया था। उसके हिसाब से यहाँ सेंट ओलाफ के कई सिंबल्स दिखाई दे रहे होते हैं। इसके बाद नोरा सबको एक किनारे लेकर आती है और एक पत्थर उठाकर आवाज करती है। उस आवाज को सुनते ही वहां से एक और ट्रोल बाहर आता है। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। तभी नोरा बोलती है, सेंट ओलाफ ने जिन ट्रोल बच्चों को कैद किया था उनमें से एक यही है। मतलब लैब से जो ट्रोल किंग भागा था ये उसी का बेटा होता है। नोरा प्यार से उसे छूती है। दरअसल 2 साल पहले ही नोरा ने इसे ढूंढ लिया था और इससे दोस्ती कर ली थी। सब खुश हो रहे होते हैं। तभी एंड्रियास भी आगे आकर उसे छूता है। ट्रोल भी खुश हो जाता है। नोरा ने इसका नाम नेचर रखा होता है। इसके बाद नोरा नेचर से कहती है, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। अगले सीन में सब लोग बाहर खड़े होते हैं। इसी जगह से ट्रोल किंग गुजर रहा होता है। नोरा फ्लेयर गन फायर करती है जिससे ट्रोल किंग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो जैसे ही पास आता है तभी छुपा हुआ नेचर बाहर निकलकर उससे बात करने की कोशिश करता है। ट्रोल किंग उसे देखकर पहचान जाता है कि ये उसका बेटा है, लेकिन वो गुस्से में चिल्लाता है, मेरे रास्ते में मत आ, और जोर से जमीन पर पैर पटकता है। इससे बर्फ टूट जाती है और नेचर नीचे पानी में डूब जाता है। इसके बाद ट्रोल किंग इन सबको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन किसी तरह आखिरी पल में ये सब हेलीकॉप्टर में चढ़कर वहां से जान बचाकर निकल जाते हैं। नेचर की मौत से नोरा पूरी तरह टूट जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नोरा के पास नेचर की बॉडी से जुड़ा एक पत्थर होता है। मैरिन उससे पूछती है, तुम नेचर से कैसे बात करती थी? नोरा जवाब देती है, नेचर ने मुझे सिखाया था कि ट्रोल्स की बातें कैसे समझनी है और उनके साथ कैसे बात करनी है। इसके बाद ये लोग मैप पर देखते हैं कि ट्रोल किंग अब तक किन किन जगहों से गुजर चुका है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो सीधा ट्रॉनहेम नाम की सिटी की तरफ जा रहा है। अब नोरा को सब कुछ क्लियर समझ आ जाता है। दरअसल सेंट ओलाफ के टाइम में नॉर्वे की कैपिटल सिटी ट्रॉनहेम ही थी। मतलब ट्रोल किंग सेंट ओलाफ से बदला लेने के लिए ट्रॉनहेम जा रहा है। अब सीन ट्रॉनहेम सिटी में शिफ्ट होता है। नोरा और उसकी टीम एस्टोरिया नाम की एक बुजुर्ग महिला से मिलने जाते हैं। ये नोरा के पिता की दोस्त होती है। यहीं एक बड़ा चर्च होता है जिसकी देखरेख एस्टोरिया करती है। इसी चर्च के अंदर सेंट ओलाफ की समाधि होती है। नोरा बोलती है, अगर हमें उसकी समाधि मिल जाए तो शायद हमें पता चल जाए कि ट्रोल को कैसे रोका जाए या जरूरत पड़ी तो कैसे मारा जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि चर्च के नीचे इस जगह में हजारों लोग पहले ही समाधि ढूंढ चुके होते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। सब इसी जगह ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी एक दीवार पर सेंट ओलाफ की एक पेंटिंग दिखती है। ऐसी पेंटिंग्स वहां और भी होती हैं, लेकिन एंड्रियास इस वाली पेंटिंग में कुछ अलग नोटिस करता है। वो जैसे ही उसे छूता है एक पत्थर नीचे गिर जाता है। एस्टोरिया देखती है कि वहां अंदर एक छेद है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि सेंट ओलाफ को जहां जहां चोट मारकर मारा गया था उसी जगह इस पेंटिंग पर भी छेद बने हुए हैं और उन पर पत्थर लगाए गए हैं। जब वो सारे पत्थर निकालकर उन छेदों में स्टिक डालकर चाबी की तरह घुमाते हैं तो एक दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाते ही सब देखकर हैरान रह जाते हैं। वहां सेंट ओलाफ की वो समाधि होती है जो आज तक किसी को नहीं मिली थी। सब बहुत खुश हो जाते हैं। हालांकि एस्टोरिया को इस तरह किसी की समाधि खोलना गलत लग रहा होता है, लेकिन जब उसे समझाया जाता है कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है तो वो मान जाती है। इसके बाद समाधि खोली जाती है। सेंट ओलाफ की बॉडी अब भी अच्छी हालत में होती है। इतना ही नहीं, उसकी बॉडी के साथ उसकी तलवार भी रखी होती है और यहीं उन्हें एक पेपर मिलता है। आपको याद होगा, पहले प्रोफेसर वैंगल की टीम को सेंट ओलाफ का जो कानून वाला आधा पेपर मिला था, ये उसी पेपर का बाकी आधा हिस्सा होता है। जब दोनों हिस्सों को जोड़कर पढ़ा जाता है तब असली सच्चाई सामने आती है। दरअसल ये कानून ट्रोल्स को मारने के लिए नहीं बनाया गया था। सेंट ओलाफ ने इतने ट्रोल्स मरते देख लिए थे कि उसे खुद बुरा लगने लगा था, इसलिए उसने एक नया कानून बनाया था। अब से कोई भी ट्रोल को नहीं मारेगा। हमने उनके साथ जो अन्याय किया है उसके बदले उन्हें हमारे देश में एक अलग जगह दी जानी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। पूरी दुनिया को ये पता चल जाता है कि नॉर्वे पर एक खूंखार ट्रोल अटैक कर रहा है तो हर देश के अंदर डर बैठ जाता है। अगर ये ट्रोल हमारे देश में आ गया तो इसी बीच नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर मीडिया के सामने आकर अनाउंस करता है कि ट्रोल अब सीधा ट्रॉन्डहाइम सिटी की तरफ बढ़ रहा है और जितनी जल्दी हो सके शहर खाली कराया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, शहर खाली तो हो जाएगा पर ट्रोल का क्या? इसी वजह से मिलिट्री वाले क्रिस को ऑर्डर देते हैं, जहां भी हो तुरंत आओ, ट्रोल को मारने की तैयारी करनी है। लेकिन क्रिस अपने दोस्तों को इस हालत में छोड़कर जाने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एंड्रियास से कहा जाता है, तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, घर चले जाओ। लेकिन एंड्रियास साफ मना कर देता है, मैं अपने लोगों को ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब सब मिलकर सोच रहे होते हैं ट्रोल को रोका कैसे जाए।
तभी नोरा को अचानक कहानियां याद आती हैं। कहानियों के मुताबिक ट्रोल्स को चर्च का होली वाटर बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो टेस्ट करने के लिए होली वाटर को नाइफ पर लगाकर नेचर के स्टोन को काटती है और स्टोन आसानी से कट जाता है। अब सबको समझ आ जाता है यही है ट्रोल किंग को मारने का तरीका। तभी एस्टोरिया बताती है इस चर्च के नीचे होली वाटर की पूरी नदी बहती है। अब प्लान सेट हो चुका होता है, शहर खाली कराया जा रहा होता है और क्रिस मेरिन लोगों से मदद मांगते हैं। अपनी सिटी बचाने के लिए लोग भी तैयार हो जाते हैं। होली वाटर को बॉम्ब, बुलेट्स, मिसाइल्स हर चीज में भर दिया जाता है, लेकिन नोरा के चेहरे पर डर साफ दिख रहा होता है। एंड्रियास उसे समझाता है सब ठीक हो जाएगा, हालांकि उसे खुद भी पता होता है कि ये इतना आसान नहीं है। रात होते ही भारी भारी कदमों की आवाज गूंजने लगती है। ट्रोल किंग आ चुका होता है। चारों तरफ होली वाटर बॉम्ब्स फेंके जाते हैं। ट्रोल दर्द से चिल्लाता है, लेकिन गुस्से में आकर वो पूरा चर्च ही तबाह कर देता है। बॉम्ब्स ब्लास्ट होते हैं, होली वाटर उसके पूरे शरीर को जला देता है, लेकिन फिर भी वो मरता नहीं है। गुस्से में वो नोरा की टीम पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से आवाज आती है नेचर जिंदा होता है। नेचर सीधा आकर ट्रोल किंग से फाइट करने लगता है। सबको उम्मीद मिलती है, लेकिन ट्रोल किंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और नेचर को बुरी तरह पीटने लगता है। अब सब समझ जाते हैं ऊपर से हमला बेकार है, बॉम्ब को ट्रोल के मुंह के अंदर डालना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है सिर्फ एक आखिरी बॉम्ब बचा होता है। क्रिस और एंड्रियास हेलीकॉप्टर लेकर ऊपर जाते हैं, लेकिन तभी रिमोट नीचे गिरकर टूट जाता है। अब बॉम्ब ब्लास्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है, किसी को खुद ट्रोल के पेट के अंदर जाकर एक्टिवेट करना होगा। ट्रोल किंग नेचर को मारने ही वाला होता है और उसी पल एंड्रियास अपनी वाइफ सिग्रिड को कॉल करता है। वो समझ चुका होता है ये उसका आखिरी कॉल है। सिग्रिड रो रही होती है, लेकिन एंड्रियास फैसला कर चुका होता है। वो बॉम्ब लेकर सीधा हेलीकॉप्टर से ट्रोल के मुंह के अंदर कूद जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसी पल नेचर ट्रोल किंग का दिल बाहर निकाल देता है। ट्रोल किंग मर चुका होता है, लेकिन जीत के साथ एक बहुत बड़ी कुर्बानी भी होती है। अगले सीन में टूटा हुआ चर्च रिपेयर किया जा रहा होता है। एंड्रियास और सिग्रिड का बच्चा जन्म लेता है। क्रिस, मेरिन और नोरा मिलकर उसकी देखभाल कर रहे होते हैं। बाहर देखें तो नेचर भी चैन से सोने के लिए पहाड़ों की तरफ लौट रहा होता है। लेकिन आखिरी सीन में एक शॉकिंग रिवील होता है। प्रोफेसर वांगेल के पास एक छोटा ट्रोल अभी भी जिंदा है और यहीं मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो कमेंट में बताइए नोरा के ट्रोल फ्रेंड का नाम क्या था।